नमस्कार दोस्तों, सा यूपीएससी में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने जान लिया कि योजना आयोग क्या होती है, वो किस तरीके से योजना बनाती है, एनडीसी क्या होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि किस तरीके से नीति आयोग बनी वगैरह के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था। बहुत डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन ओवरव्यू के तौर पर आपको लगभग सारी चीज़ें अब आइडिया लग चुकी हैं। तो आज हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई वो किस प्रकार से बनाई गई, किस प्रकार से हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं आई और कौन कौन सी केंद्रीय परियोजनाएं आई। तो इनके बारे में एक बार हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम फिर से प्लानिंग कमीशन नीति आयोग वाले टॉपिक पर लौटेंगे और उसके बाद फिर से हम इन योजनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे सेक्टर वाइज। अभी हम ऑल ओवर सारे सेक्टर्स में देख लेंगे। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे सेक्टर हैं, 3 सेक्टर मेनली हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर, क्वाइनरी सेक्टर भी है। लेकिन हम आज पहले डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में कि केंद्रीय परियोजना क्या होती है। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, आपको इसको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत ही आज इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो आप जरा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, आइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद पूरे भारत में एक समान विकास के लिए, ठीक है, पूरे भारत में एक समान विकास के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा योजना बनाई गई। केंद्र सरकार ने मेनली योजना बनाई। क्यों? क्योंकि हम पूरे देश में एक समान विकास चाहते हैं। तो आज़ादी के बाद जब एक समान विकास की ज़रूरत थी पूरे देश में, तो केंद्र सरकार ने योजनाएं बनाई और इन योजनाओं को जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती हैं और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, यानी खर्चा भी केंद्र सरकार देती है, ऐसी योजनाओं को केंद्रीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, ऐसी योजनाओं को क्या कहते हैं? केंद्रीय परियोजना। तो किसे कहते हैं केंद्रीय परियोजना? ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। केंद्रीय परियोजना उसे कहते हैं जो केंद्र सरकार बनाती है और केंद्र सरकार उसको फाइनेंस भी करती है, यानी पैसा भी उस पर देती है। तो ये 3 प्रकार की होती हैं हमारे देश में। 3 प्रकार की होती हैं। एक पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना को 5 ईयर प्लान भी कहते हैं, FYP भी कहते हैं इसको, 5 ईयर प्लान कहते हैं पंचवर्षीय योजना। दूसरी क्या होती है? TPP। TPP मतलब 12 पॉइंट प्रोग्राम, इसको कहते हैं 12 बिंदुीय कार्यक्रम। बिंदु 12 बिंदु कार्यक्रम हम लिख दे रहे हैं और उसका आप अपने हिसाब से सही कर सकते हैं। 12 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। और तीसरा एक सांसद निधि दी जाती है सांसदों को, उसे कहते हैं MP लैड या फिर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना। संसद सदस्य मतलब सांसद, स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजना। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे, फिर TPP के बारे में चर्चा करेंगे, फिर MP लैड के बारे में चर्चा करेंगे। तो MP लैड में क्या होता है? सांसद निधि दी जाती है। आज के ज़माने में लगभग 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया सांसदों को दिया जाता है हर साल, या इस तरीके से 5 साल के कार्यकाल पर, कि उसका उपयोग करते हुए वो अपने क्षेत्र में जो ज़रूरत का विकास हो उसे कराएं।
लेकिन बहुत सारे सांसद इसका सदुपयोग भी करते हैं और बहुत सारे दुरुपयोग भी करते हैं। और कुल आज तक हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन जब हमारे देश में मोदी जी आए तो उन्होंने कहा पंचवर्षीय योजना की कोई ज़रूरत नहीं है, पंचवर्षीय योजना तब से ख़त्म कर दी गई, यानी 12 ही बनाई गई हैं। उसके बाद पंचवर्षीय योजना जब से नीति आयोग आ गया तब से बनानी बंद हो गई हैं। तो पंचवर्षीय योजना की जगह कुछ और चीज़ बनाती है नीति आयोग, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे और जानेंगे क्यों मोदी जी को ऐसा क्यों लगा कि पंचवर्षीय योजना ख़त्म कर देनी चाहिए और क्यों उन्होंने ख़त्म किया। हम ये भी जानेंगे कि किसके सलाह पर मोदी जी ने जो है इसको ख़त्म कर दिया, हमारे जो प्लानिंग कमीशन को ही ख़त्म कर दिया बताओ, और नीति आयोग लेकर चले आए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपने जो पिछला लेक्चर पढ़ा होगा तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा कि आखिर क्या वजह हो सकती है। मैंने बताया था उसमें कि नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी की कुछ अलग डिमांड्स थी, तो उस तरीके से आपको एक थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा कि क्यों नीति आयोग की ज़रूरत थी। लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक हमारे देश में लागू की गई हैं। तो सबसे पहले हम पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे आप बहुत ही अच्छा रहेगा ये आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना को मैंने लिख दिया है FYP। कौन सी पंचवर्षीय योजना है ये यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसी तरीके से योजनाएं आती जाएंगी। तो उसका यहाँ पर नाम कुछ होगा तो लिखा जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ष, किस से किस वर्ष के लिए आई, ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे उस समय हमारे देश का PM कौन था, प्रधानमंत्री कौन था उस समय हमारे देश का, क्योंकि प्रधानमंत्री से आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और फिर इस बड़े कॉलम में देखेंगे कार्य क्या किया उस योजना ने हमारे देश में, ठीक है। क्या क्या योजना आई, योजना क्या थी, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम देखिए अभी क्या करते हैं, लाइए लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के लिए कौन सा हम टिक करेंगे, और ये देखिए हम जो है यहाँ पर टच करके लाइन कैसे इसको जो है हम खींचते हैं। तो ये हमने लाइन यहाँ पर खींच दिया, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ पर लाइन सही से नहीं खींच गई है, कुछ हम थोड़ा डिज़ाइन इसमें बना देते हैं। हाँ तो देखिए एकदम बोर्ड हमारा कभी कभी कमाल कर देता है। तो अब इसको ऐसे बॉर्डर लाइन बना दें जिससे कि आप ये जाने अलग चीज़ है, अलग चीज़, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बच्चों पढ़ने जा रहे थे। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल उसमें कोई कोताही मत कीजिएगा बच्चों। तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में अब डिस्कस करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, ये एक कंफ्यूजन वाला सवाल हो जाता है कभी कभी। 1951 से 1956 तक, 5 साल के लिए हुआ। 51 मैंने बताया, आप 56 खुद से उसमें 5 ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन्होंने जो प्लान बनाया उस प्लान में क्या किया इन्होंने मुख्य जो ध्यान दिया वो किस पर दिया, सबसे मुख्य ध्यान इनको देना था। इन्होंने कहा कि हम कृषि पर पूरा ध्यान देंगे। क्यों कृषि पर? क्योंकि हमारे देश के ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे, इसलिए इन्होंने कहा भाई हम जो है यार कृषि पर ज़्यादा ध्यान देंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया कि अपना जो बजट बनाया, बजट का 44.6% हिस्सा इन्होंने किसको दे दिया,
इंडस्ट्री को दे दिया, उद्योग को दे दिया, पीएसयूज को दे दिया। पीएसयूज क्या होती ये मैं आपको अब नहीं बताऊंगा, आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि पीएसयूज मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो महारत्न या नवरत्न कंपनियां थीं उन्हें पीएसयूज कहते थे। तो 44.6% जब इन्हीं को दे दिया तो पैसा तो यार बचा नहीं, क्योंकि उस समय देश की उतनी अच्छी इनकम भी नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने खाली कॉपी में कहा कि हम कृषि पर ध्यान देंगे, लेकिन ये कृषि पर ध्यान दे नहीं पाए। दैट्स ऑल। ओके, तो ये पहला प्लान चलो जैसे तैसे निपट गया, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। दूसरा प्लान आया हमारे पास सन 1956 से लेकर के 1961 तक। इसमें भी प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जी ही थे। तो लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, एक फन फैक्ट है कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कश्मीरी पंडित थे। इट इज अ फन फैक्ट। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो डॉटर थी उन्होंने एक मुस्लिम फैमिली में मैरिज कर लिया था। तो बाय द वे दैट इज हिज पर्सनल ओपिनियन एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन ऑन दैट। तो हम लोग यहाँ पर उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, किसी की पर्सनल लाइफ में कोई डिस्कस करना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि कश्मीर फाइल्स मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो है दो कम्युनिटीज़ मतलब हिंदू और मुसलमानों के बीच में किस तरीके से तकरार थी कश्मीर में। लेकिन उसके बावजूद हम देखेंगे कि पंडित नेहरू जी जो है कश्मीरी पंडित ही थे, और उसके बावजूद जो उनकी डॉटर थी वो बहुत ही ओपन माइंड की औरत थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुस्लिम आदमी से शादी कर ली। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके ऊपर एक और मूवी भी ऐसे आई है, द कन्वर्जन। तो मैं कोई इसमें क्रिटिसाइज किसी भी कम्युनिटी को मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने एक बात ये कही है कि इस तरीके की चीज़ आप देखने को पा सकते हैं उसमें। तो लेकिन उसमें एक सबसे खास बात ये है, सबसे खास बात क्या है कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि सन यूज योर सन, सन यूज योर सन until he does not have a wife, but daughter is your daughter till life। इसको आप मिसअंडरस्टूड मत कीजिए। इस कहावत की बहुत ही जो लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि अगर आपका लड़का है तो उसकी शादी हो गई तो वो आपका लड़का नहीं रह गया। दिस डजंट मीन, जैसे एक लड़का है वो लिख रहा है कि सन ऑफ फला या सन ऑफ ABC, तो उसकी शादी हो जाएगी तब भी वहाँ पर जहाँ लिखना होगा सन ऑफ ABC लिखेगा। लेकिन यहाँ पर ये जरूर कहा गया है कि वो जो आपका बच्चा है वो बच्चा नहीं रहता जब उसकी शादी हो जाती। तो बच्चा नहीं रहता का मतलब वो मेच्योर हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। मेच्योर होने का मतलब वो क्या, समझदार हो जाता है। लेकिन अ डॉटर इज योर डॉटर टिल लाइफ, लेकिन जो आपकी बच्ची है वो हमेशा वो बच्ची ही रहती है। शी नेवर गेन मेच्योरिटी। बट कहावत कोई कुछ ही लिख सकता है, बहुत सारी लड़कियां मैच्योर भी होती हैं। तो इसलिए हमको किसी को भी जो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट बाय द वे अपार्ट फ्रॉम दैट, हम आज जो है प्लान नंबर 2 पे डिस्कस कर रहे थे। तो 1956 से 1961 के बीच में जो प्लान आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पिछली बार भी ज़्यादा पैसा इंडस्ट्री पे लगाया था। लेकिन इस बार उन्होंने प्रोफेसर महालनोबिस, किससे, प्रोफेसर महालनोबिस से प्लान बनवाया कि भाई यार प्रोफेसर साहब आप कोई बढ़िया यार प्लान बनाइए, डेवलपमेंट हो जाए हमारे देश का। तो प्रोफेसर महालनोबिस ने जब प्लान बनाया तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि उन्होंने इंडस्ट्री पे फोकस किया। किस पे फोकस किया, उद्योग पे फोकस किया।
अब मैंने आपको इतनी इकोनॉमी पढ़ा दी है कि आप एक अपने आप को इकोनॉमी समझ सकते हैं। तो आप खुद जज कीजिए कि महालनोबिस ने गलत किया कि सही किया। भाई पिछली बार भी हम कृषि पे फोकस करना चाहते थे, बट हमने पीएसयूज पर फोकस कर दिया, कृषि पीछे रह गई हमारी। फिर महालनोबिस जी ने फिर कह दिया कि इंडस्ट्री फोकस करो। साथ ही साथ इन्होंने कहा, इस बार हम हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस करेंगे। हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जो बड़े हैवी गुड्स बनाएं, ठीक है, और कैपिटल गुड्स पर फोकस करेंगे, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब भारी इंडस्ट्रीज, मतलब बड़े उद्योग पर, जैसे कि ट्रैक्टर बनाने पर आदि इत्यादि पर फोकस, तो जनरेटर बनाने पर फोकस करेंगे। इसमें महालनोबिस की क्या जो है समझ नहीं थी। अब आपको जज करना है। मैं एक इसमें आपको क्लू देता हूं कि महालनोबिस ने शायद ये सोचा होगा कि यार ऐसा करते हैं कि इंडस्ट्री पर एक साल और फोकस कर लेते हैं। एग्रीकल्चर की जो समस्या हमारा देश झेल रहा है वो तो यार बहुत सालों से झेल रहा है, अंग्रेज जमाने से झेल रहा है, 5 साल और झेल लेगा। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री पर फोकस करेंगे तो इसके बाद हम ऐसी मॉडर्न टेक्निक डेवलप कर पाएंगे, मॉडर्न टूल्स डेवलप कर पाएंगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन खर्च से अप हो जाएगा। तो इसलिए एक ये बात हो सकती है जिसके वजह से महालनोबिस जी ने उद्योग पर फोकस करने के लिए कहा। इसके बाद मैं आपको अगली दूसरी चीज बताना चाहता हूं कि चूंकि यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे देश में कृषि पर फोकस नहीं हो पाया। हमारे देश के बहुत सहिष्णु लोग थे, थोड़ा सा गरीब लोग भी थे हमारे देश में। तो गरीबी ज़्यादा होने की वजह से क्या था कि खाने के लिए उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी। हमारे देश के लोगों के पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, ज़्यादा भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो यार जब यार दो गलतियां कर रहे हैं, पहले साल 10 साल आज़ादी के 10 साल बाद तक आप कृषि पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो सीधी सी बात है क्या होगा? सीधी सी बात है कि यही होगा कि यार हमारा देश खाने के मामले में पीछे रह जाएगा, खाने के मामले में कमज़ोर रह जाएगा, ठीक है। अब खाने के मामले में कमज़ोर था, लेकिन नेहरू जी यार बहुत समझदार आदमी। अब मैं आपको अगले प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो तीसरा प्लान हमारा बना वो कब से कब के लिए बना भाई? 1961 से लेकर के 1965 तक के लिए हमारा प्लान जो है बनाया गया, या 1965 या 1966 कह लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए हमारा प्लान बनाया गया। इसमें यार 3-4 लोग प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री थे 64 तक। 64 में ये भाई जो है इनका निधन हो गया, ठीक है। तो निधन हो गया तो यार उसके बाद एक गुलजारी लाल नंदा जी को 13 दिन के लिए बनाया गया। उनको यार कंसिडर ही मत कीजिए, नंदा ऐसे लिख दिया है। उसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री, लावासना एकेडमी में जो बच्चों की ट्रेनिंग होती है वो भी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है। तो मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। ये 2 ही साल के लिए। देखिए स्क्रीन कैसे हमारी रोटेट हो जाती है, स्क्रीन रोटेट हो गई, स्क्रीन रोटेट हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर के लिए शिफ्ट करेंगे। तो पंडित नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कब तक के लिए थे भाई? सिर्फ 64 तक के लिए थे। 64 के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए। नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा को आप छोड़ दीजिए, गुलजारी लाल नंदा 13-14 दिन के लिए थे, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बन गए जवाहरलाल नेहरू के जस्ट बाद। बीच में गुलजारी लाल नंदा थे कुछ दिन के लिए। तो
क्या हुआ इस प्लान में, देखो पहले मैं बताऊंगा किस चीज़ पर फोकस करने की बात कही गई। क्योंकि इन्होंने देखा कि यार हमारा देश कृषि में बहुत वीक हुआ जा रहा है, हमारे देश में लोगों के पास खाने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, लोग ढंग से पेट भर खाना नहीं खाने को पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब हम एक दो बैलेंस, और कुछ जगह इन्होंने देखा कि कुछ लोग तो यार इतने अमीर हो गए हैं कि जो है कार में घूम रहे हैं, ऐसो आराम में ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इन्होंने कहा यार अब हम दो चीज़ करेंगे। पहली चीज़ क्या करेंगे कि कृषि, अब मतलब सचमुच में हम कृषि पर ध्यान देंगे, कृषि पर ध्यान देंगे, उसके साथ साथ हम किस पर ध्यान देंगे, कृषि पर खूब कस के ध्यान देंगे। और दूसरा उसके साथ साथ हम यार ध्यान देंगे एक बैलेंस डेवलपमेंट पर, संतुलित विकास पर। संतुलित विकास का मतलब यह है कि सबका विकास हो, सभी लोगों का बराबर विकास हो, इस चीज पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस चीज पर जब ध्यान देने की बात कही पंडित जी ने, यह प्लान बनवाया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पता था कि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, अगर वो भी मिल करके इस चीज में काम करें तो कितनी अच्छी बात होगी। तो उन्होंने एक पंचशील का सिद्धांत बनाया। पंचशील का सिद्धांत ये था कि पंचशील के 5 सिद्धांत हैं, उनको हम मानेंगे कि दो देशों के बीच में ये मैत्री का संबंध होगा। और इस सिद्धांत को हम मानेंगे कि दोनों देश एक दूसरे देश की इज्जत करेंगे, दूसरा एक दूसरे देश से लड़ाई झगड़ा किसी मुद्दे पर नहीं करेंगे। क्योंकि पंडित जी ने कहा कि यार लड़ाई झगड़ा करने में ना हमारा विकास है और ना तुम्हारा विकास है, लेकिन हमें तो विकास करना है ना, तो हम आपस में नहीं लड़ेंगे। इतने दिन हम ब्रिटिश के गुलाम रहे, इसके बाद अब आज़ाद हुए हैं तो हम लड़ेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम जो है आराम से जिंदगी जो है अपने विकास के क्रम में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, और हम बिल्कुल भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, ये सब गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, संतुलित विकास की बात करी और साथ में पंचशील का सिद्धांत लाए। पंचशील के सिद्धांत के लिए एक इन्होंने चीन एक देश है, भारत के उत्तर में है, चीन के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ बुलाया और चीन के प्रधानमंत्री से कहा कि देखिए हमारे देश के लोग जो है कितने अच्छे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, तो इसलिए आप भी इस पंचशील के सिद्धांत को मानिए और फिर हम लोग मिलजुल करके विकास करेंगे और अमेरिका और इंग्लैंड को पीछे छोड़ देंगे और इतना आगे निकल के जाएंगे। तो चीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल्कुल पंडित जी, बहुत आप अच्छी बात कर रहे हैं और इस चीज़ को मैं भी फॉलो करूंगा और इस चीज़ को आप भी फॉलो कीजिए, और हम लोग आज से फ्रेंड हो गए हैं। और इसके बाद वो चीन लौट गया, और चीन लौटने के जस्ट बाद उसने जो है भारत के ऊपर अटैक कर दिया। सोचिए उस समय हमारे देश में भारत के पास खाने पीने के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, और उस समय चाइना ने हमारे देश के ऊपर अटैक कर दिया। और ऐसे माहौल में जब हमारे देश में मैत्री का संबंध वो लेकर के गए थे, उसमें कम्युनिकेशन भी उतना नहीं था, और उसने अटैक कर दिया भारत देश के ऊपर, भारत के बहुत सारे जो है जवानों को मार डाला चाइना के लोगों ने मिल करके। तो इसलिए हमें हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि चाइना बिल्कुल भी भरोसेमंद देश नहीं है, चाइना किसी भी मामले में विश्वास के काबिल देश नहीं है, चाइना पर कभी आप विश्वास नहीं कर सकते। तो सन 1961-62 में चीन ने युद्ध किया भारत से, चीन से लड़ाई हुई और इसमें भारत का बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, बहुत लॉस हुआ भारत का। क्यों? क्योंकि भारत तो यार पंचशील का सिद्धांत तो ये सोच के बैठा था कि पंचशील का सिद्धांत ही मानेंगे। तो फिलहाल समझौता हुआ 62 में, कुछ मिला जुला करके। भारत के लोगों को पता था कि हमारे देश की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्यों लड़ें। तो यहाँ के जो है प्रधानमंत्री ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए समझौता कर लिया। उसके बाद हमने उसी ही पुराने प्लानिंग के कार्यक्रम पर हम चल दिए और हमने विकास करना शुरू कर दिया। फिर एक दुखद घटना घटी और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया बहुत ही जल्दी, 64 में निधन हो गया। 64 में जैसे पंडित जी की एक्सपायरी होती है तो हम क्या देखते हैं
कि 65 में और 64 से 65 के बीच में सूखा पड़ गया हमारे देश में, बिल्कुल सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। सूखे से और हमारे पास खाने पीने की वस्तुएं वैसे भी कम थी। तो इसके बाद प्लस क्या हुआ कि 64-65 में सूखा पड़ गया, सूखे से और खाने की दिक्कत हुई। देखिए क्या क्या इस प्लान में होता है, कितना खतरनाक खेल। सूखा पड़ गया और लाल बहादुर शास्त्री जी जब आए तभी सूखा पड़ना शुरू हुआ। और इसके बाद एक देश और था जो कि क्या नाम कहें हम, पाकिस्तान, इसने अटैक कर दिया। 1965 से 66 के बीच में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई और भारत की बहुत ही यहाँ पर खराब स्थिति थी। पाकिस्तान की भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में एक अच्छी सोच वाला कोई व्यक्ति नहीं था, समझदार व्यक्ति नहीं थे। उन्हें लगा कि जैसे हम लड़ाई करके डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, हम ज़्यादा ज़मीन छका लेंगे और डेवलप हो जाएंगे। तो यही चीज़ हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोग हमारे देश के भी मारे गए। खाने पीने की इतनी दिक्कत हो गई कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने बहुत सारे नारे लगाए, जैसे जय जवान जय किसान, और साथ ही साथ उन्होंने अपील किया कि कम खाना खाइए अपने देश के लोगों से। और इस तरीके से धीरे धीरे होते करते एक जगह ताशकंद, वहाँ पर भारत पाकिस्तान की लड़ाई का समझौता कराया गया। ताशकंद में भारत का समझौता कराया गया पाकिस्तान की लड़ाई के साथ, और वहाँ पर जहर दे करके लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया गया। उसके बाद से हमारे देश की स्थिति बहुत ही जो है खराब हो गई। एक ब्रेक आ गया यहाँ पर यार। देखिए अभी देखिए सिर्फ 65 तक मैं पहुंचा हूँ, एक सैड स्टोरी आ गई यहाँ पर। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर 13-14 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को बना दिया गया। गुलजारी लाल नंदा को बना दिया गया। और उसके बाद 3 साल तक, अगले 3 वर्षों तक, चौथा नंबर हम ये रखेंगे, चौथा नंबर नहीं रखेंगे बल्कि 3A लिखेंगे, 3A। इसमें क्या हुआ, 1966 से लेके 1969 तक 13-14 दिन के लिए गुलजारी लाल नंदा जी आए। देखिएगा ये यहाँ पर 13-14 दिन के लिए नंदा जी आए, गुलजारी लाल नंदा 13-14 दिन के लिए आए। फिर इंदिरा गांधी को IG लिख दिया है, इंदिरा गांधी जी आई और 3 साल तक के लिए हमारे देश में वार्षिक योजनाएं बनाई गई। कैसी योजनाएं बनाई गई भाइयों, वार्षिक योजनाएं बनाई गई। और हम लोग इस स्थिति में आ गए थे कि पंचवर्षीय योजना बनाना मुश्किल पड़ रहा था, तो वार्षिक योजना बनाई गई। और उस पर भी हमारे देश की विपक्षी पार्टी के लोग जो क्रिटिक्स थे, उन्होंने कहा कि ये योजना के इतिहास में छुट्टी हो गई है, योजना के इतिहास में तो छुट्टी हो गई है, ये तो हॉलीडे हो गया प्लान के। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ हॉलीडे जैसा लिखा नहीं है, ये सिर्फ क्रिटिक्स ने कहा। तो 3 बार वार्षिक योजना, वार्षिक योजना कोई ऐसी खास थी नहीं जिसके बारे में डिस्कस करें। वार्षिक योजना इसीलिए बनाई गई कि जो हमारे लोग का इतना नुकसान हुआ है उसकी किसी तरीके से रिकवरी भरपाई की जा सके। चलिए ये एक बात हो गई। उसके बाद सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, दिन ठीक हुए। चौथी पंचवर्षीय योजना हमारे देश में लागू की गई सन 1969 से लेकर के सन 74 तक के लिए लॉन्च की गई। मैडम IG इंदिरा गांधी जी थी उस समय, इन्होंने उस समय ये चीज़ लॉन्च किया। अब इस समय 2 समस्याएं आई, ऐसे टाइम पर भी 2 समस्याएं आई हमारे देश में। पहली चीज़ क्या हुआ, पहली चीज़ तो सूखा पड़ा, सूखा पड़ा। दूसरा
71-72 में पाकिस्तान से वार हो गया फिर से। पाकिस्तान फिर से वार कर दिया हमारे ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने पाकिस्तान वार को इस बार हल्के फुल्के से ही टैकल कर लिया और हमने ये देखा कि थोड़ा बहुत हमने जो है फोकस किया किन सारी चीज़ों पर हमने फोकस किया। हमने फोकस किया विकास पर, ग्रोथ पर, और थोड़ा सा आत्मनिर्भर अपने आप को बनाने की कोशिश किया, यानी कृषि को बढ़ाने की कोशिश की। और सेंटर पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो गया। सेंटर ने हर एक चीज़ अपने हाथ में ले लिया कि यार बार बार अटैक हो रहा है, सेंटर ने अपने हाथ में लिया चीज़ों को और कुछ खास ऐसे काम किए जो कि आप पॉलिटिक्स में बाद में पढ़ेंगे कि जिससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा हुआ। इस प्लान में क्या हुआ कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति, उसके बारे में आपने बाद में पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन का मतलब आप सीधा समझ लीजिए महंगाई बढ़ी थोड़ी सी इस काल में। दूसरा, राजकोष घाटे में थोड़ा सा चला गया और बहुत जगह ऐसी जगह खर्चा करना पड़ा, जैसे कि ये पीओके से लड़ने में जब प्लान में हमने लिखा ही नहीं था कि पाकिस्तान लड़ाई कर लेगा, और पाकिस्तान ने लड़ाई की तो हमको पैसा लगाना पड़ा पाकिस्तान से लड़ाई करने में। इसको कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स, यानी कि योजना से एक्स्ट्रा जो खर्चे हमारे हो गए उसमें हमको लोग को खर्चा करना पड़ा। इसके बाद इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की जो है छवि बहुत अच्छी नहीं रही, बहुत उनको चरित्रवान ऐसा नहीं समझा जाता था हमारे देश में, जिसके कारण वो इलेक्शन उनके लिए जीतना बार बार मुश्किल पड़ रहा था। तो उन्होंने अपने हथकंडे अपनाए कि अपना फ़ायदा अपना कैसे देखा जाए। इमरजेंसी लगाई और 1977 तक बनी रही। 5वां प्लान आया भाई 1974 से लेकर के 79 तक के लिए, ठीक है। तब इसमें इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई और 1977 तक बनी रही। इसके बाद मोरारजी देसाई आए। मोरारजी देसाई ने क्या किया यार, ये जनता पार्टी के थे, इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आए। मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी के ही टाइम में टीपीपी जो लॉन्च हुई थी वो 1775 में लॉन्च हुई थी। टीपीपी मैंने ऊपर ही आपको बताया है, एक तरीके की केंद्रीय परियोजना होती है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोरारजी देसाई जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आई तो उसने बहुत सारे अच्छे मेजर्स लिए, अच्छी टेक्निक सोची जो कि फायदेमंद थी हमारे देश के लिए, उस चीज़ को लागू करने का प्रयास किया। तो मोरारजी देसाई की यार गवर्नमेंट ने ऐसा क्या अच्छा काम किया, ये जानना बहुत ज़रूरी। तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा कि वाह गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनिए। क्या हुआ था कि हमारे देश में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया था। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा, यानी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने कहा कि यार इस चीज़ को आप जो है आरबीआई देखेगी, ठीक है। सामाजिक असमानता को देखने का काम मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट का था। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले आप जानिए कि किस में बढ़ा। जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो उससे क्या बढ़ा, महंगाई बढ़ी, अपराधी नेता प्लस डीएम वगैरह भी अपराधी ज़्यादा बढ़े, यानी करप्शन बढ़ा। फिर सामाजिक असमानता बढ़ी, सामाजिक असमानता क्यों बढ़ती है? सामाजिक असमानता इसलिए यार बढ़ती है क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब हम एक ऐसा मैकेनिज्म अपने देश में सेट कर देते हैं, एक ऐसी
मैकेनिज्म हम अपने यहाँ पर बना देते हैं, जिस मैकेनिज्म से क्या होता है कि एक आदमी उतनी ही मेहनत कर रहा है या उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है फिर भी वो इनकम या कम पा रहा है, और एक आदमी कम मेहनत करके ज़्यादा कमा रहा है। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म होगा? ऐसे मैकेनिज्म सारे के सारे वो होते हैं जो अमॉरल एक्टिविटीज़, अनैतिक क्रियाओं में आप जो लिप्त कर दिया लोगों को। जैसे कि शराब बनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है शराब बनाना। तो एक आदमी को हमने कह दिया कि शराब बनाए, अब वो शराब बना रहा है। शराब की चूंकि एडिक्शन होती है तो लोग शराब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, शराब ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, तो शराब बनाने वाला क्या हो जाएगा? रिच हो जाएगा। ठीक है। और उसी जगह एक आदमी है, बच्चों को पढ़ने के लिए किताब लिख रहा है, वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, एक एक चीज़ रिसर्च करेगा, इसके बाद तब लिखेगा। लेकिन वो किताब पढ़ने मज़ा ही नहीं है, बच्चे खरीदेंगे ही नहीं, और महंगी होगी तो पेरेंट्स भी मना कर देंगे खरीदने से। तो ऐसे में क्या होता है कि एक सामाजिक असमानता डेवलप हो जाती है, जब हम जो मॉरल नहीं है उसको बढ़ावा दे देते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक असमानता क्यों हमारे देश में डेवलप हो गई इंदिरा गांधी जी की सरकार में, क्योंकि इन्होंने जो फॉरेन कल्चर को देखा हुआ था और फॉरेन कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, तो इन्होंने फॉरेन कल्चर को अपने यहाँ लागू करने की पूरी कोशिश की। सन 1975 से लेकर 77 तक इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया, आपातकालीन की घोषणा कर दी। जब यार जनता पार्टी आई तो उसने कुछ काम बहुत ही अच्छे किए। जनता पार्टी जब आई तो उसने इन सारी जो गतिविधियां इन्होंने चालू कर रखी थी उन पर रोक लगाई कुछ हद तक, और जिस रोक के वजह से क्या हुआ कि जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत गई। एक बार फिर से जनता पार्टी चुनाव जीत गई और जनता पार्टी सरकार में आ गई। पर इंदिरा गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं थी। इंदिरा गांधी को ये चीज़ पसंद नहीं थी तो उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और दूसरी पार्टी के विधायकों को किसी ना किसी तरीके से खरीद लिया, जो भी कर लिया कि ये पार्टी सिर्फ 2 साल के लिए 170 दिन के लिए इसके बाद गवर्नमेंट आ पाई। केवल एक तरीके से ईयरली प्लान आए, अनुअल प्लान आए, 6वें नंबर पर लिखेंगे हम अनुअल प्लान आए, या 5 पे इसको लिख देंगे 5 पे। सन 1979 से लेके 80 तक में वार्षिक योजना आई। वार्षिक योजना आई और किसने बनाया वार्षिक योजना? चौधरी चरण सिंह की सरकार ने। चौधरी चरण सिंह, इनकी सरकार ने योजना बनाई। ठीक है। तो इन्होंने क्या भाई किया, इन्होंने योजना बनाई। इन्होंने एक तो जो है पीडीएस सिस्टम हमारे देश में चलता था, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें अनाज जो बीपीएल वाले लोगों को अनाज बांटा जाता था, उस सिस्टम को इन्होंने सही करने का काम किया। समझिएगा इस बात को आप। बीपीएल सिस्टम में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि अनाज बांटा जाता है, उस पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया। दूसरी चीज़, इन्होंने छोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, विदेशी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया और रूरल डेवलपमेंट का काम किया। अब 3-4 चीज़ें मैं ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया, प्लस ठीक है पीडीएस सिस्टम, पीडीएस को बढ़ावा दिया। पीडीएस का मतलब कि बीपीएल का राशन जो बंटता है, राशन बांटने का सिस्टम की व्यवस्था बढ़िया की, इसको अच्छा किया। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि छोटे उद्योग, लघु और हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग को जो है इन्होंने बढ़ावा दिया। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह की जो सरकार ने क्या किया, इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन
पंचायत को जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया। ठीक है, और साथ ही साथ विदेशी इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा एनुअल प्लान, अब इसके बाद हम छठवें प्लान पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा कि एनुअल प्लान एक आ गया बीच में, तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में प्लान कभी ब्रेक नहीं हुआ। हमारे देश में क्या होता है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग। पर्सपेक्टिव प्लान का मतलब क्या होता है यार, पर्सपेक्टिव प्लान थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, अगले लेक्चर में बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है, पर्सपेक्टिव प्लान में एक तो कंटिन्यूअस लगातार योजना बनाएंगे, प्लस इवोल्यूशन बेस्ड योजना बनाते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में, मतलब हर प्लान पिछले प्लान से बेटर हो, मतलब आरोही, एक तरीके से आरोही योजनाएं, यानी पिछला प्लान जो था उससे अच्छा अगला प्लान है, फिर उससे अच्छा अगला प्लान है, हमेशा अपने आप को और सुधार करते हुए बनाते हैं। तो ये प्लान हमारे देश में पर्सपेक्टिव प्लानिंग का काम होता है। और इस तरीके से हमने 5 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब छठवीं के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।